हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेली लीड कोड चैलेंज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोशंस। आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर हम ट्राई करेंगे टू कम अप विद अ नाइस सॉल्यूशन। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और फिर उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपको बेसिकली समझ आएगा कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। आप सबको पता होगा राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंपॉर्टेंस। अब किसी भी इंटरव्यू पे वेदर यू आर अ फ्रेशर और सीनियर इंजीनियर, आप अगर जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको जो सबसे पहला राउंड होता है, फर्स्ट 1 और 2 राउंड, वो DSA एल्गोरिदम्स के ऊपर होता है। तो आज मैं ये नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और आज से हम सीखेंगे कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे आपने हमेशा सुना होगा राइट, इंटरव्यू में यू शुड थिंक लाउड। तो उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप क्वेश्चन गो थ्रू कर रहे हो, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, वो आप बोलो, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में आए कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपका जो हर एक स्टेप है टुवर्ड्स अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो क्या है। तो वो बहुत मैटर करता है। तो आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं नया लीड कोड चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग हर दिन एक जो भी लीड कोड का डेली चैलेंज होता है उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे साथ में। ठीक है, हम लोग हर वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सोचेंगे। हम लोग नाइफ से अप्रोच करेंगे, लाइक बेसिक सॉल्यूशन सोचेंगे सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तब नहीं सोचना है। एक बार आप सॉल्व कर लिए, उसका कॉम्प्लेक्सिटी आपने चेक कर लिया कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो इसके बीच नाइफ टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बीच जो थॉट प्रोसेस होगा उसको हम एज मच एज पॉसिबल कन्वे करने का ट्राई करेंगे, ताकि इंटरव्यूअर को आपका थॉट प्रोसेस समझे। और इससे एक फ़ायदा क्या होता है, एक तो इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि आप सोचते कैसे हो, लाइक तुम्हारा बेसिक्स कितना है, क्योंकि आप जब सोच रहे हो ना, आप बहुत मल्टीपल चीज़ें कंसिडर करते हो, तो उसको समझ में आता है कि आप रेगुलर हो कि नहीं, आपका हैंड्स ऑन कैसा है। आप जो भी एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो बहुत रेगुलर वे में सॉल्व करते रहते हैं ना, उनका एक थॉट प्रोसेस नेचुरली डिफरेंट होता है, बहुत सारे एंगल से वो सोचते हैं राइट। तो वो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में किसी को ये बताना कि आपने कितना कोडिंग करा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो 1 घंटे में या 35, 45 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी अकॉर्डिंग टू द कंपनी आपको एक टाइम दिया जाता है राइट, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लो। बट ज़रूरी नहीं है ना कि आपने वो सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली। हो सकता है कि आपने सॉल्व नहीं किया, बट थॉट प्रोसेस की वजह से उनको समझ में आया कि आप कितना क्लोज थे उस सॉल्यूशन के राइट। तो हम वो भी सीखेंगे। और एक चीज़ क्या होता है कि कभी कभी आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो, मतलब सॉल्यूशन किसी और एंगल से सोच रहे होते हो, तो उसमें आपको इंटरव्यूअर इंटरप्ट करके बोल सकता है कि आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो इसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट केस देख के वो ट्राई करेगा बताने का कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या कोई हिंट देने का ट्राई करेगा। तो वो आपको बेसिकली कैच करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि आज के वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का प्रॉब्लम। आज का प्रॉब्लम है सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोशंस। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है, यू आर गिवन 2 इंटीजर एरेज स्पेल्स एंड पोशंस, ओके, ऑफ लेंथ n एंड m रेस्पेक्टिवली। 2 एरे दिया रहेगा, स्पेल्स एंड पोशंस। ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वेयर स्पेल्स ऑफ i रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ith स्पेल एंड पोशंस एट j रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ jth पोजिशन। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्या उसका मतलब है। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, और एक चीज़ दिया रहेगा, एक सक्सेस इंटीजर। ठीक है, 2 एरे दिया हुआ है, एक सक्सेस इंटीजर दिया हुआ है। अब क्या बोला है, अ स्पेल एंड पोशन पेयर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज एटलीस्ट सक्सेस। मतलब लेट्स से ये 2 एरे दिया हुआ है राइट, स्पेल्स एंड पोशंस, और ये आपका सक्सेस दिया हुआ है, बेसिकली टारगेट मान लो इसको। ये क्या बोल रहा है, बेसिकली आपको वो पेयर निकालने हैं जिसको हम लोग सक्सेसफुल कंसिडर करें। और वो कब कंसिडर कर सकते हो, जब 2 एलिमेंट एक स्पेल एरे से और एक पोशन एरे से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका ये जो सक्सेस है मिनिमम उतना तो आना ही चाहिए। अगर यहाँ पे सक्सेस 7 है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वो एटलीस्ट 7 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, तब हम बोल पाएंगे कि वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि आंसर किस फॉर्म में देना है। तो अब मैं आईपैड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो इनपुट फॉर्मेट है वहाँ पे 2 एरे दिए रहेंगे, स्पेल्स और पोर्शंस, और एक सक्सेस वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली एक आउटपुट जनरेट करना है और हम अब देखेंगे कि हमारा आउटपुट फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, तो बहुत ही नाइव वे से हम लोग ट्राई करेंगे ढूंढने का। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया, हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने जो एटलीस्ट 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हर एक एलिमेंट को लेंगे स्पेल से और चेक करेंगे विथ ईच एलिमेंट ऑफ पोर्शंस कि उसका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो मिनिमम 7 या 7 से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं उसको। तो सपोज़ मैं पहला एलिमेंट जो लूँगा 5, अभी मैं 5 के लिए चेक करूँगा। तो अब 5 के लिए मैं सारे पेयर जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो लिखूँगा। तो 5 × 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस एलिमेंट को लिया, इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और हमारा ये आउटपुट आया। ठीक है, अभी क्या चेक करना है इसमें कि हमारा कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जो इससे ज़्यादा है या इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला एलिमेंट 5 विच इज़ लेस देन 7, 10 ज़्यादा है, 15 भी 7 से ज़्यादा है, 20 भी, 25 भी। तो यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जो हमारा सक्सेस से ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट एरे होगा उसमें हम पहला जो वैल्यू डाल सकते हैं वो 4। सो इस केस में हमें 4 पेयर मिले जिसका प्रोडक्ट वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा है। ठीक है, अब सेम चीज़ हम करेंगे इस सेकेंड एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और 1 के लिए चेक करते हैं कि क्या आता है। तो 1 के लिए अगर तुम सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, 1 को लिए और हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए तो हमें ये एरे मिला। अभी इस एरे में कोई भी 7 या 7 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, राइट, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, 0। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमें एक भी पेयर नहीं मिला, तो इस एलिमेंट के लिए देयर आर 0 पेयर्स। तो आउटपुट में क्या जाएगा, 0, राइट। वैसे ही अब हम थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, सारा प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे। तो इसको इस करते हैं 3 के लिए। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने वैल्यूज़ है जो 7 से ज़्यादा है। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 है, 12 है, 15 है। मतलब 3 वैल्यू ऐसे है जो 7 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 3। तो आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो सिंपल है, राइट। तो हमारा ये आउटपुट बन गया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हर एक एलिमेंट जो स्पेल में है उसके लिए चेक कर रहे हैं पोर्शन में कोई ऐसा पेयर है जो 7 या 7 से ज़्यादा है, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो हमारा आउटपुट ऐसा मिलेगा। और क्या यहाँ पे पता चल रहा है, आउटपुट का जो साइज़ होगा, एरे का साइज़ और स्पेल का साइज़ सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग स्पेल के हर एक एलिमेंट के लिए वो पेयर फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नाइव वे। अब ये हमारा क्या हो गया, नाइव अप्रोच हो गया। ठीक है, नाइव बोल लो, ब्रूट बोल लो। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक एलिमेंट ऑफ पोर्शन के। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसका साइज़ लिख लेते हैं। इसका स्पेल का साइज़ क्या इन्होंने बोला था कोड पे, स्पेल का साइज़ इन्होंने बोला था n, पोर्शन का साइज़ बोला था m। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n एलिमेंट्स है, यहाँ पे m एलिमेंट्स है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक एलिमेंट लिया, m एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, दूसरा लिया m एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तीसरा लिया m एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या कर रहे हैं, n एलिमेंट निकाल रहे हैं स्पेल से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने n एलिमेंट निकाला स्पेल से और इसको क्या किया, हर एक एलिमेंट को, स्पेल के हर एक एलिमेंट को पोर्शंस के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। पोर्शंस में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n × m। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा n × m का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, राइट। यहाँ पे बेसिकली अगर एक दो वेरिएबल ले लोगे, एक तुम्हारा हो जाएगा जो भी आप प्रोडक्ट, जो भी पेयर का प्रोडक्ट बना रहे हो उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिए,
और एक काउंटर रख लिया, राइट। और ये वेरिएबल जब भी आपका सक्सेस से ज़्यादा है आप काउंटर इंक्रीमेंट करते गए हर एक एलिमेंट जो भी आप चेक कर रहे हो, राइट। तो वो वेरिएबल से हो जाएगा, तो उसको हम लोग कोई कांस्टेंट स्पेस मानेंगे। तो इस केस में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। आई होप हमारा नाइव अप्रोच क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमें पता चल गया यहाँ पे n इंटू एम है, राइट। अभी हम लीड कोड वाले स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे देखो n इंटू एम, n का क्या वैल्यू है 10⁵ मैक्स, m का क्या वैल्यू है 10⁵ मैक्स। चलो आईपैड पे जाते हैं। यहाँ पे देखो n इंटू एम क्या होगा 10⁵ इंटू 10⁵, विच इज़ नथिंग बट 10⁻10। तो ये वाला जो है ये आपका टाइम लिमिट में आ जाएगा, राइट। जब भी आपका मैक्स टू मैक्स 10⁹ ऑपरेशन से ज़्यादा जाता है वो बेसिकली n² के फॉर्म में आ गया, राइट बेसिकली, तो आपका वो टाइम लिमिट आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट जो अप्रोच है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सो अब देखो, अब हम क्या कर रहे थे। अब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता है, हमें आउटपुट क्या लाना है पता है। अब हमें देखना है कि हम कैसे उसको एफिशिएंट वे में लेके आएँ, ठीक है, जिससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पेयर बना रहे हैं, राइट। तो एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, अगर मैं आपको लीड कोड के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वापस दिखाऊँ, यहाँ पे आप अगर रीड करोगे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपका जो भी एरे दिया हुआ है वो सॉर्टेड होगा कि नहीं, राइट। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आपको सैम्पल केस में दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई कहीं नहीं बताया कि ये सॉर्टेड है। पहला वाला सॉर्टेड है बट दूसरा वाला आप देखोगे तो सॉर्टेड नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अभी एक चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि हर एक एलिमेंट के लिए आप एक प्रोडक्ट वैल्यू निकालोगे, ठीक है। बट ऐसा हम ज़रूरी है क्या कि हर एक एलिमेंट के लिए आप सारा का प्रोडक्ट वैल्यू निकालो? ज़रूरी है क्या? कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें सबका प्रोडक्ट वैल्यू ना निकालना पड़े और हमें पता चल जाए कि कितने प्रोडक्ट वैल्यू ऐसे हैं जो 7 से ज़्यादा है, राइट। एक तरीका क्या हो सकता है कि लेट्स से उसको लिख के देखते हैं कि मतलब क्या बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेना तो आप उसको लिख के देखो बेसिकली कि कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या। तो अभी हम पहला एलिमेंट को लेते हैं 5 को अगर मैं सबसे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और हमें क्या देखना था 7 या 7 से बड़ा। तो पहला एलिमेंट तो 7 से बड़ा नहीं है, दूसरा एलिमेंट 7 से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद का एलिमेंट, तो इसके बाद के अगर सारे एलिमेंट देखोगे तो वो 7 से बड़ा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये जो एरे आप देखोगे ना, जो सैम्पल टेस्ट केस दिया हुआ था वो सॉर्टेड था, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हमें पता चल गया, हमें पता है कि यहाँ तक इस वैल्यू तक अगर आपका वैल्यू 7 से ज़्यादा है और ये सॉर्टेड है, मतलब इसके आगे के सारे वैल्यूज़ बड़े होंगे, राइट, इस एलिमेंट से। इसका मतलब क्या है कि आगे के जितने भी वैल्यू है ये जो प्रोडक्ट दे रहा है इसके बाद वाले बड़े हैं, मतलब लार्ज वैल्यूज़ हैं। तो इसके बाद वाले अगर वैल्यूज़ बड़े हैं तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वो बड़ा ही आएगा। तो अल्टीमेटली वो 7 से तो बड़ा ही होगा। वो बहुत ही बेसिक चीज़ है नोटिस करने को, राइट। बट क्या हमें पता है ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं? चलो इसके लिए हम लोग लीड कोड के स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये सॉर्टेड है। बट अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल 2 में इन्होंने जो टेस्ट केस लिया है उसमें आपका एरे सॉर्टेड नहीं है, राइट, ठीक है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है बट हमें इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बट ये सॉर्टेड नहीं है। तो क्या हम सबसे पहले सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं? चलो आईपैड पे देखते हैं। तो लेट्स से जो सेकंड एग्जांपल है मैं उसको लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, यहाँ पे 3, 1, 2, ठीक है। और पोर्शंस में है 8, 5, 8, ठीक है, ठीक है। और सक्सेस वैल्यू 60। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर आप पहले एलिमेंट को लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो हर एक से तो क्या आएगा आपका 3 8 24, 3 5 15, 3 8 24 अगेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यहाँ पे हम कुछ भी अगर ये सॉर्टेड नहीं है और हम अगर चेक करते हैं कि 24 बड़ा है क्या 16 से, बोलते हैं हाँ बड़ा है, तो उसके बाद हम नहीं बोल सकते कि उसके बाद का जो एलिमेंट है वो बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि 15 देखो यहाँ पे छोटा है। बट यही अगर सॉर्टेड फॉर्म में होता 5 8 8, तो यहाँ पे अगर हमें पहला एलिमेंट क्या मिलता 15 मिलता, 24 मिलता, 24 मिलता। अगर 15 एलिमेंट बड़ा नहीं है तो हम बोल सकते कि नहीं है, नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट वाला अगर बड़ा है तो इसके बाद के सारे एलिमेंट्स
हमें ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे जो सक्सेस से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, राइट। ये हमें तो पता है क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो हम सबसे पहला चीज़ जो करेंगे यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला टास्क हो गया ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, क्योंकि हमें उस केस में क्या करना पड़ रहा, हर एक एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट वैल्यू नहीं निकालना पड़ रहा। तो लेट्स से हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तो सॉर्टिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को यहाँ से लिया और प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे ही आपने पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किया, आपको 15 मिला, आपको पता है कि ये तो 16 से छोटा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट तो चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमने चेक किया, 24 मिला। अब हमको पता है ये हमारा इससे बड़ा हो गया या इसके बराबर हो गया। तो अब हमें आगे के एलिमेंट को चेक नहीं करना है, वी कैन इग्नोर, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कितने एलिमेंट है? तो हमें बहुत ही सिंपल है, राइट। हम पोर्शंस का लेंथ हमें पता है, राइट। हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसका लेंथ हो गया 3 और यहाँ पे हमें मिला इसका इंडेक्स क्या है 1। तो हम चेक कर सकते हैं ना, अगर ये 3 लेंथ का है और हमें 1 पे पहला एलिमेंट मिला है, तो इसके बाद कितने एलिमेंट है? 3 - 1 = 2। तो टोटल 2 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो 16 से बड़ा है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट एरे आएगा, आउटपुट एरे में जो पहला एलिमेंट जाएगा वो आ जाएगा 2, राइट। वैसे ही हम लोग सेकेंड एलिमेंट के लिए करेंगे। 1 के लिए हमें क्या आ रहा है? 5, 8, 8। यहाँ पे हमने देखा ये तो नहीं मैच हो रहा है। फिर 1 के लिए हमें क्या आ रहा है? 5। तो हम देखेंगे 1 के लिए क्या आ रहा है? 5, 8, 8, ठीक है। यहाँ पे तो जो पहला एलिमेंट है वो तो नहीं आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट भी नहीं आ रहा है इससे बड़ा, थर्ड एलिमेंट भी नहीं आ रहा है। तो वर्स्ट केस में हमें सारा चेक करना पड़ा, राइट। सेकेंड एलिमेंट के लिए हमें सारा चेक करना पड़ा। अब हम सोचेंगे क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हमें एक चीज़ तो पता है कि ये सॉर्टेड है, तो इस केस में क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हमें सारा एलिमेंट चेक ना करना पड़े? डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। हमें पता है एरे सॉर्टेड है, हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो 16 या 16 से छोटा हो। तो क्या हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे? सो हमें उस केस में पता है कि एरे सॉर्टेड है, तो सिंपली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो प्रोडक्ट वैल्यू दे = 16 और उससे ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है वो हमें लॉगिन टाइम में मिल जाएगा अगर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो। सिंपल है। तो अगर लॉगिन टाइम में आपको ऐसा एलिमेंट मिल गया, सपोज़ ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके बाद आपको पता है कि उस एलिमेंट के इंडेक्स के साथ और लेंथ के साथ अगर माइनस करेंगे तो हमें बाकी का उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचे हुए वो मिल जाएंगे। तो लॉगिन टाइम में हमें वो वैल्यू मिल जाता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये प्रीवियस एग्जांपल 1 पे दिया हुआ था और हमारा यहाँ पे सक्सेस वैल्यू कितना था? सक्सेस वैल्यू था 7, ठीक है। और हमारा स्पेल एरे क्या था? स्पेल एरे था 513, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 5 है उसके लिए कौन सा एलिमेंट ढूंढना है जिसके बाद से मैं बोल पाऊँ कि उसके बाद के सारे एलिमेंट के साथ जो भी प्रोडक्ट होगा 7 से ज़्यादा होगा? इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ 7 को जो भी सक्सेस वैल्यू है उससे जो भी एलिमेंट के लिए आप चेक कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, इसके लिए। लेकिन हम लोग सीलिंग वैल्यू लेंगे। सीलिंग वैल्यू क्या आएगा? 2। अगर यहाँ पे 10 होता 10/5 सिंपली 2 आया था, बट अगर यहाँ पे 11/5 होता तो 1 यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आता, राइट। लेकिन हम लोग 2 सीलिंग वैल्यू लेंगे। 3 सीलिंग वैल्यू क्यों लेंगे? क्योंकि हमको पता है कि मिनिमम इतना वैल्यू तो चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी 11 आएगा, राइट। एनीथिंग लेसर दैन दिस वैल्यू 2.1 और जो भी आपका वैल्यू है डिवाइड करने से आ रहा है उससे अगर कम रहेगा तो हम कभी भी ये जो सक्सेस वैल्यू है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सिंपल है, आप डिवाइड कर रहे हो, आप सीलिंग वैल्यू ले रहे हो, आपको यहाँ पे 2 मिला, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो सीलिंग वैल्यू है वो 2। तो मेरे को देखना है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पे 2 है और हमें पता है एरे सॉर्टेड है। तो एक बार आपको ये पोजीशन मिल गया विच इज़ इंडेक्स 1 और हमको लेंथ पता है इसका 5। तो 5 - 1 = 4। तो हमें पता है 4 एलिमेंट इस एरे में ऐसे है जिसका प्रोडक्ट वैल्यू 7 से ज़्यादा है। तो सिंपल है, अब हमें ईजिली मिल जा रहा है, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, हमें सारा प्रोडक्ट वैल्यू नहीं निकालना पड़ा है। हमें बस एक बाइनरी सर्च लगाना है इस सॉर्टेड एरे में टू जस्ट फाइंड द वैल्यू विच इज़ सक्सेस बाई एलिमेंट का सीलिंग वैल्यू, ठीक है। वो वैल्यू मिल गया, आप सिंपली लेंथ से माइनस करो
काउंट निकालो, उसको अपने आउटपुट एरे में डाल दो, सिंपल। सो आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कोड में देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा कोड के साथ। तो अभी इसका हम लोग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। हमारे पास 2 एरे दिया हुआ था, स्पेल, ठीक है, लेंथ n का, और पोर्शंस लेंथ m का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं, राइट, इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसका सॉर्टिंग का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, किसी भी लैंग्वेज में आप करोगे आपको मैक्स टू मैक्स m log n लगेगा, ठीक है। m एलिमेंट्स है तो हम बोलेंगे m log n, ठीक है। इतना सॉर्टिंग के लिए लग रहा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट के लिए बाइनरी सर्च चला रहे हैं सॉर्टेड एरे पे। बाइनरी सर्च हमको पता है कि वो n log n टाइम लगता है, राइट। और वो कितने बारी लगेगा, n टाइम्स लगेगा, क्योंकि हम लोग हर एक एलिमेंट जो स्पेल में है उसके लिए चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्लस n टाइम्स log n लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये m था, ऑर्डर ऑफ m log n प्लस n log n। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ m log m प्लस ऑर्डर ऑफ n log n। ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको समझ में आ गया हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं, सॉर्टिंग के लिए टाइम लग रहा है और बाइनरी सर्च के लिए। बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है log n, बट हम लोग n टाइम्स कर रहे हैं n एलिमेंट के लिए, तो n log n। तो ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गया, राइट। अभी देखो ये मच बेटर है n क्रॉस m से, राइट। अब जहाँ पे n क्रॉस m लग रहा था नाइव वे में, यहाँ पे अब इतना ही लग रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिमाइज़ हो गया। अब स्पेस में देखते हैं। अब बताओ मुझे, स्पेस, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लग रहा है क्या, स्पेस हमने यूज़ किया है क्या? तो अगर आपको पता है, जब भी हम, डिपेंड करता है कि आप जब भी कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो सॉर्टिंग के लिए, तो हो सकता है कि इंटरनली वो स्पेस यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जावा में मैं बता दूँ, जावा में log m बेसिकली जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है log m एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली अब वेरिएंट ऑफ क्विक सॉर्ट यूज़ होता है इंटरनली। वहीं पाइथन में आई गेस टीम सॉर्ट यूज़ होता है, मैक्स ऑफ आई गेस ऑर्डर ऑफ n स्पेस, आप वो चेक कर लेना। बट इंटरनली जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं। तो हमारे केस में जो होगा, हम अगर जावा में कोड लिख रहे हैं तो वो ऑर्डर ऑफ log m स्पेस, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ m होगा किसी और, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ये आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। वो आप चेक कर लेना अपने जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके लिए क्या है, ठीक है। तो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया। अब सिंपली हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। तो ये रहा हमारा कोड, ये जावा में लिखा हुआ है। तो बाकी C++ और पाइथन के भी कोड मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पाइथन, C++ और जावा में ये कोड मिल जाएगा। बाकी आप समझ ही सकते हो, एक कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको बाकी भी समझ आएगा, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने बोला था, जो हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो जावा में एरेज डॉट सॉर्ट करोगे, आपका वो सॉर्ट करके दे देगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इटरेट कर रहे हैं। बेसिकली जो भी हमारा जो पहला एरे दिया हुआ था स्पेल्स, हमने बोला था हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इटरेट कर रहा हूँ ओवर स्पेल्स एरे, और यहाँ पे जो मैंने बोला था सीलिंग वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। बेसिकली आप बाइनरी सर्च जो करोगे पोर्शंस में, वो वैल्यू को सर्च करोगे, राइट, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो सक्सेस से ज़्यादा है या सक्सेस के बराबर है, राइट। तो आपको बेसिकली टी निकाल लेना है, विच इज़ योर टारगेट, ठीक है, जो हम लोग बाइनरी सर्च के अंदर ढूंढेंगे। अभी सर्च पे जाते हैं, बट पहले देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च को आपने ये पोर्शन एरे दे दिया, टारगेट वैल्यू दे दिया, वो आपको इंडेक्स लौटा देगा, ठीक है। तो इंडेक्स आपको मिल गया। आपको बेसिकली चेक करना, अगर इंडेक्स -1 है, मतलब उस एरे में ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो हमने देखा था पहले टेस्ट केस में, राइट। कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के लिए इस एरे में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका प्रोडक्ट वैल्यू 7 या 7 से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से 0 आया, राइट। तो वही हमारा सर्च जो है, अगर हम अपने बाइनरी सर्च करेंगे, वो एलिमेंट ढूंढने का ट्राई करेंगे, टारगेट वैल्यू अगर नहीं मिला तो हमें -1 मिलेगा, ठीक है। मैंने वैसे कोड लिखा है जो -1 रिटर्न करे। तो बेसिकली अगर -1 आया, बेसिकली अगर -1 नहीं आया तो आप सिंपली जो भी इंडेक्स आया वो लेंथ से माइनस कर दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा, राइट, जो आपको प्रोडक्ट वैल्यू सक्सेस से ज़्यादा या उसके बराबर दे रहा है, नहीं तो 0। अगर -1 आ रहा है मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिससे प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा हो सक्सेस से, ठीक है, अदरवाइज 0, राइट। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला उसको जिसकी वजह से आपका पेयर बन पा रहा है, तो आप सिंपली उसमें 0 डाल दो। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट एरे के लिए क्या किया हूँ, मैंने स्पेल्स को ही, आप बेसिकली एक नया एरे बना लो, रिजल्ट एरे ऑफ साइज़ इक्वल टू द साइज ऑफ दिस स्पेल्स एरे, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये एरे मैं वैसे भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, राइट।
एक बार हो गया तो मैं उसी के पोजीशन में, एक बार वो एलिमेंट के साथ मेरा चेक हो जा रहा है तो मैं उसी पोजीशन में रिजल्ट को बेसिकली डाल दे रहा हूँ। आप एक नया एरे भी बना सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप आउटपुट के लिए कोई स्पेस यूज़ कर रहे हो उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं किया जाता। सो यहाँ पे आप आराम से एक एरे बना सकते हो ऑफ लेंथ इक्वल टू दिस स्पेल्स का एरे एंड यू कैन स्टोर योर वैल्यूज़ देयर। ठीक है, तो मैंने बस एग्जिस्टिंग को यूज़ कर लिया और एंड में इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमारा सर्च फंक्शन भी देख लेते हैं। सर्च में क्या हो रहा है, सर्च में हम एरे को भेज रहे हैं, जिस एरे में हम लोग सर्च करने वाले हैं बेसिकली ये पोर्शंस एरे है। आप अगर देखोगे तो पोर्शंस एरे को मैंने सेंड कर रहा हूँ और टारगेट वैल्यू जो हमने यहाँ पे सीलिंग वैल्यू निकाला था, ये दोनों को भेजा। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल बेसिक बाइनरी सर्च लगा हुआ है। आपको अगर बाइनरी सर्च नहीं पता तो एक बार चेक कर लेना, एल्गोरिथम उसका बहुत ही सिंपल है। आप एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हो, राइट पॉइंटर लेते हो और मिड वैल्यू निकालते हो और आपके कंडीशन के हिसाब से आप चेक करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने राइट और लेफ्ट पॉइंटर लिया, मैंने ये वाइल लूप चलाया until l इज़ लेस देन r और हर केस में हमने मिड वैल्यू निकाला। अब क्या चेक कर रहे हैं, मिड वैल्यू, क्या हमारा मिड वैल्यू ग्रेटर है जो भी टारगेट वैल्यू है। अगर ग्रेटर है उससे तो ये पॉसिबली हमारा एक रिज़ल्ट हो सकता है, राइट। हम लोग का कंडीशन था l लेस देन इक्वल टू r। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार उस वैल्यू को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है ना उसको सेव कर ले रहा हूँ। तो जो हमारा लास्ट वैल्यू सेटिस्फाई किया होगा इस कंडीशन को वही हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमने इसको इनिशियलाइज़ किया था -1 से। अगर मुझे कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं मिला कि वो t या t से ज़्यादा या उसके बराबर है तो हमारा ये हमेशा -1 पे रह जाएगा। ठीक है, और एट द एंड में हम लोग रिज़ल्ट वेरिएबल को ही सेंड कर रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, एक बार इसको अपने हाथ से ड्राई रन करना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सर्च समझ में आ गया हो। तो बहुत ही सिंपल था, हमने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लिया है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आप आज कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही वीडियोस और भी लाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।